नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कौन डूबेगा, किसे पार उतरना है, जफर फैसला वक्त के दरिया में उतरकर होगा। और वक्त है केवल 24 घंटे। अब तो 24 भी नहीं बचे, 12 घंटे, 12 से कुछ थोड़ा ज्यादा। तब एमपी की राजनीति के घमासान में बीजेपी कांग्रेस दोनों अदालत के दरवाजे पर खड़ी हैं। बीजेपी की मांग, फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी। कांग्रेस का दांव, 16 विधायकों को रिहा कराइए, सामने लाइए, तब होगा शक्ति परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम कमलनाथ और स्पीकर को नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा है। यह मांगा कब था? 11 बजे, 11:30 बजे, 11:15 बजे। तो वो 24 घंटे जो है वो उस वक्त पूरे होंगे, यानी अब तो बहुत कम वक्त बचा है। बाकी इम्तिहान के वक्त में सरकार दिल खोलकर ओहदे बांट रही है। आज भी नियुक्ति पत्र जारी हुए। बीजेपी ने हाथ के हाथ ऐतराज उठाते हुए राज्यपाल से शिकायत भी की कि सरकार किस आधार पर नियुक्तियां कर रही है। सीएम हाउस में इस वक्त भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है और इस मुश्किल वक्त में कल सुबह 11 बजे कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दिलचस्प यह है कि जिस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही होगी उस वक्त कोर्ट जो है वो कुछ तय कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च संस्था है हमारे यहां न्याय की। हालांकि कोर्ट की सुनवाई का वक्त भी इसी दरमियान का होगा। मुमकिन यह भी है कि कैबिनेट के फैसले से पहले कोर्ट से एमपी में मचे सियासी संघर्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला आ जाए। एमपी की इंटरवल तक पहुंचकर अटक गई इस फिल्म में आखिर आगे क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। क्या लगातार चल रहा है? कैसे कैसे घटनाक्रम बदल रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न जिनके जवाब तो देने होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश का सियासी घमासान 24 घंटे के लिए आगे बढ़ गया है। नई तारीख 18 मार्च। तो सिलसिलेवार आज का सियासी घटनाक्रम। सुबह की सबसे पहली तस्वीर, सीएम कमलनाथ की राज्यपाल लालजी टंडन को लिखी गई चिट्ठी। चिट्ठी में कहा 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट आधारहीन और असंवैधानिक है। ये भी कहा कि बंधक विधायकों को आजाद होने दीजिए। दूसरी तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट पर हुई सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने कोई नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया, 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। नोटिस दिया गया है जी। नोटिस में सारी बात सामने आएगी। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब को दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर साहब निर्णय करेंगे। हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बड़ी तस्वीर बेंगलुरु से आई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ठीक पहले आई इस तस्वीर में सिंधिया समर्थक विधायकों ने एक स्वर में कहा, हम किसी के दबाव में नहीं, हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए और अपनी व्यवस्था से यहाँ रुके हुए हैं। अपनी व्यवस्था से यहाँ रुके हुए हैं, स्वेच्छा से रुके हुए हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव बिल्कुल नहीं है। और जो भी निर्णय हमने रिजाइन अपनी स्वेच्छा से दिया है, रिजाइन स्वीकृत होने के बाद या उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा उसके बाद हम मध्य प्रदेश जाएंगे। दिन चढ़ते तक सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस भी। याचिका दायर कर कांग्रेस की निगाह में 16 बंधक विधायकों को वापस लाने की मांग कर दी। कहा, विधायकों की अनुपस्थिति में बहुमत परीक्षण संभव नहीं। मंत्रियों विधायकों के सीएम हाउस के फेरे भी बढ़ते गए और आनन फानन में सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र भी जारी होते रहे, जिन्हें रद्द कराने बीजेपी दल बल के साथ राजभवन पहुंच गई। धड़ाधड़ जैसे घर की खेती ये नियुक्तियां करते चले जा रहे हैं। ये नियुक्तियां असंवैधानिक है। हमने महामहिम से ये आग्रह किया है कि तत्काल इन नियुक्तियों पर जो संवैधानिक पदों पर की जा रही है रोक लगाई जाए। तो अब बीजेपी कांग्रेस दोनों अदालत के दरवाजे पर हैं। अदालत का फैसला किसके लिए राहत बनेगा, किसे आहत करेगा? क्या एमपी में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? कल की सुबह का सूरज किसके लिए सत्ता लेकर आएगा, किसके लिए फिर वनवास, या फिर एमपी की सियासत का फैसला अगली तारीख के लिए मुलतवी हो जाएगा? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत।
दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे भूपेन जी से। भूपेन जी, उम्मीद है कि कुछ कल सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी खबर आएगी, या फिर कंधे झुके हुए से तो नहीं लग रहा है कहीं? नहीं, देखिए, हम लोग तो विनयशील लोग हैं, कंधे झुके भी होते हैं, तो उसका अर्थ जो है वो नहीं है जो आप संप्रेषित कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कंधे जो है बोझा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो कुछ है तो उतर गया सर, बोझा ये 22 उतर गए, सिंधिया जी उतर गए। अब बोझा तो कम हुआ है। देखिए, आज जो परिस्थिति है उसमें हम लोग जो है उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइटिंग टूथ एंड नेल। तो अब ये दांत से लड़ाई हो रही है, हथियार सारे इनके भी चुक गए, हमारे भी चुक गए। तो अब इसमें जो सामने जो अदालत है, उच्चतम न्यायालय है, वो क्या मार्गदर्शन देता है, उस स्थिति से सारी चीज़ें जो है फिर से साज सज्जा होगी। हमने अभी जो है हौसला हारा नहीं है और हम लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर इस तरह से, इस क्रूरता से और इस हिंसक तरीके से और इस तरीके से लोकतंत्र को लूटा जाएगा, तो ये जो मिसाल है, जो एक नज़ीर हिंदुस्तान के लिए हम छोड़ कर जाएंगे अगली नस्लों के लिए, वो बहुत गलत होगी। और उसे बचाने का, उस नज़ीर को बचाने का, उस एक व्यवस्था को बचाने की ये लड़ाई है। सरकारें आती जाती हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। कांग्रेस ने कई बार सरकार छोड़ी है, सरकार से बाहर आए हैं, फिर से सरकारें बनाई हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला बड़ा ये है कि क्या ये जो तरीका है सरकारों को अपदस्थ करने का, ये तरीका वाजिब है क्या? क्या ये हिंदुस्तान ने इसी की अपेक्षा की थी? और इस स्तर पर गिरकर सौदेबाजियों को क्या हम स्वीकार करेंगे, हमारा समाज स्वीकार करेगा? ये महत्वपूर्ण विषय है और ये लड़ाई उसकी है। इसमें देखते हैं भारत परास्त होता है कि जो है राजनीति की गंदगी कीचड़ जीतता है। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी ने अपनी बात कुछ इस भाव से शुरू की कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। तो रजनीश अग्रवाल साहब, कितनी उम्मीद है आपको कि कल कुछ अच्छी खबर वहां से आएगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगी। अच्छी खबर आएगी। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से जिन मूल्यों की ये बात कर रहे हैं, उनको ठेंगा दिखाने का काम कमलनाथ जी के द्वारा हो रहा है। मीडिया को गुमराह करके नागरिकों को गुमराह करने का काम हो रहा है। झूठ बोला जा रहा है मीडिया के सामने। और जैसे परसों रात को झूठ बोला राजभवन के सामने कि मेरा तो कोई विषय नहीं है, ये तो राजभवन और स्पीकर का मामला है। तो राज्यपाल जी ने तो, मैं पूरी बात कर लूं प्रियव्रत जी, राज्यपाल जी ने तो मुख्यमंत्री जी को कोई बात ही नहीं की है। पत्र राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री को लिखा कि मुख्यमंत्री जी, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ही लिखते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करिए। जवाब भी आप ही दे रहे हैं। आप कह देते हैं आप हमारे पास मत भेजा करिए पत्र, हमारा काम नहीं है। और ये पत्र में जवाब देकर जो धृष्टता कर रहे हैं, जिसको लेके मैं बार बार कह रहा हूं कि धृष्टता कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उसको वो कहते हैं कि भाषा भाव की मर्यादा उस पत्र में नहीं रखी गई। महामहिम राज्यपाल कहते हैं आप अपनी बात करिए ना, किसने रोका? लेकिन भाषा और भाव की मर्यादा तो रखी जा सकती थी। और उसी बात को लेकर जिस प्रकार से लगातार मूल्य लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से धड़ाधड़ रात को सीएस चार्ज ले रहे हैं, नियुक्तियां की जा रही हैं, लोकतंत्र में नगीने तो आप भी नहीं कर रहे हो, माफ कीजिए। नंबर बिल्कुल माफ करने का कोई कारण नहीं है। पीएससी के मेंबर राजनेताओं को बनाया जा रहा है। निष्ठा रखने वाले, कांग्रेस के निष्ठा रखने वाले मेंबर बनाया जा रहा है। आप कह रहे सुचिता, मूल्य, लोकतंत्र, कांग्रेस के मुंह से अच्छा नहीं लगता। नियुक्तियों पर हम भी सवाल करेंगे, अच्छा नहीं लगता। अरे नियुक्तियों पर हम भी सवाल करेंगे सर। कुछ तो हम क्या क्रम तैयार करके रखते हैं कि पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या है, इसलिए और हम भी साहब क्रम तैयार करके आते हैं। हाँ, तो ये लोक इस पे हम भी नियुक्ति बात करेंगे, लेकिन लोकतंत्र पे नगीने, अरे जवाब तो देना होगा। लोकतंत्र पे नगीने आप भी नहीं कर रहे हैं सर, दोनों ही सब सरीके जुर्म है। डॉक्टर पाठक नहीं बोला, बंधक नहीं बताया। बहुत सारे मसले हैं सर, गवर्नमेंट गिरा रहे हो आप, ठीक है, मानते हैं गवर्नमेंट हम गिरा रहे हैं। डॉक्टर पाठक, लोकतंत्र ये खतरे में है, लोकतंत्र संकट में है। लोकतंत्र के हम रक्षक है, दोनों में से आपके दाएं बाएं जो भी बैठे हैं, आपको कौन लगते हैं, या फिर ये शब्द जो है ये मजाक बना रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां?
देखिए प्रवीण जी, लोकतंत्र तो बड़ा वृहद विषय हो गया और ये दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि स्वाभाविक है अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन दरअसल में लोकतंत्र पर और लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया पर, जनादेश पर कुठाराघात तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर दोनों पार्टियों के सिरमौर नेताओं के तेवर, उनके दावों पर बात करें तो राहत इंदौरी साहब की ये गजल में से कुछ चंद शेर एक शब्द में बदलूंगा। इरशाद साहब सुनाइए एक शेर। कहने को तो कह दूं जमी हूं आसमां हूं मैं, उसे तो सब ही पता है कि कुछ नहीं हूं मैं। विधायकों आओ मेरी राह में उतर जाओ, ये मेरा हुक्म है, हालांकि कुछ नहीं हूं मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों नेता विधायकों को इस तरह के दावे कर रहे हैं कि जैसे वे सब कुछ वही हैं। भूपेंद्र जी का दावा है कि वे जो 16 है वहां बंधक हैं। बंधक शब्द का इस्तेमाल ना आप करते हैं ना मैं कर रहा हूं। उनके वीडियो देखने के बाद अब तो जरूरत भी नहीं बची। शिवराज सिंह जी जिस तरह के दावे करते हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि सारी सरकार कल ही उन्हें शपथ दिला दी जाए, सब उनके साथ हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो मान्य परंपराएं हैं लोकतंत्र की, जनादेश की, सबसे पहली बात तो ये, रजनीश जी जितनी खूबसूरती के साथ बरी होना चाहते हैं, आपने ठीक कहा, सब शरीक जुर्म है। इस पूरे प्रयास में भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पर कदम ताल करती दिखाई दे रही है, चाहे इस्तीफे लेकर आने का विषय हो, चाहे वहां बेंगलोर में रिसोर्ट में पीछे से टेलीप्रॉम्प्टर पर जैसे हम और आप पढ़ते हैं इस तरह से कोई प्रॉम्प्ट करके उनको पढ़वा रहा था, हमने देखा। मंत्री भूतपूर्व हो गए हैं वे मंत्री, तो बराबर के हिस्सेदार दोनों हैं। लेकिन मुझे अभी इस चरण में, इस प्राथमिक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दोषी दिखाई देती है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश है उन्होंने जिस तरह की, सीधे और पहले दिन से कह रहे हैं खौफ में रहिए, आप कांग्रेसी ठहरा दिए जाएंगे। डॉक्टर पाठक, खौफ में रहिए, आप कांग्रेसी ठहरा दिए जाएंगे, खौफ में रहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी इसी मंच पर, इसी डिबेट में कह चुका हूं कि कांग्रेस अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। दोपहर में 5 बजे जब आपके साथ था तब भी मैंने आपसे कह दिया था कि खाक हो जाएंगे। रजनीश जी बहुत उत्सुक है। और रजनीश जी एक दिलचस्प ये है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हालांकि दर्शकोों को पता होगा, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी रजनीश जी बैठते थे और ऐसी उत्साह में रहते थे। और अब जो फिर आने वाली है, यदि आने वाली है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेंगे, तब भी रजनीश। सर हम अनुराग के पास चल लेते हैं। एक बार हमारे सहयोगी अनुराग हैं। अनुराग ने शायद अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर से कुछ बात की है, क्या कह रहे हैं स्पीकर और क्या उनको उनके कोर्ट के कल आने वाले फैसले के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। अनुराग के पास चलेंगे पहले। अनुराग बताइए क्या है ताजा अपडेट। देखिए, जो 16 विधायक हैं उनको लेकर अभी तक ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के नेताओं ने उनको बंधक बनाकर रखा है। और इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए आज मीडिया परेड भी उन विधायकों की कराई गई थी। लेकिन अब जो है विधानसभा स्पीकर ने एक पत्र राज्यपाल को लिखा है। प्रवीण जी, एक सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों चिट्ठियां लिखने का दौर काफी तेजी के साथ चल रहा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिख रहे हैं। लेकिन ये विधानसभा स्पीकर ने पहली बार राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और लापता विधायकों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो लापता विधायक हैं उनको लेकर वो बेहद चिंतित हैं, क्योंकि वो माननीय सदस्य, विधानसभा के सदस्य हैं और वो उनके संरक्षक हैं। और 16 मार्च को जब विधानसभा का सत्र हुआ तब भी वो गैर हाजिर थे और कई बार नोटिस देने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए और ना ही उनके कोई परिजन उनके पास आए। तो ऐसे में अब वो 16 विधायकों की सुरक्षा और उनके लापता होने को लेकर बेहद चिंतित हैं और राज्यपाल को पत्र लिखकर अब उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि इस तरह के प्रयास किए जाएं ताकि वो लापता विधायक भोपाल वापस आ सकें। तो कुल मिलाकर अब उन लापता विधायकों को लेकर, या फिर हम कहें जो लगातार मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बार बार सामने आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ऐसे में अब उन 16 जो विधायक हैं उनको लेकर कांग्रेस और खुद लोकतंत्र के जो का मंदिर है वहां पर जो है अब हालात, क्योंकि बात लोकतंत्र की रक्षा को लेकर की जा रही है और शायद इसी तरह की चिंता विधानसभा स्पीकर ने भी जताई है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि उन 16 विधायकों को सुरक्षित तरीके से तलाशकर भोपाल लाया जाए। तो कुल मिलाकर फोकस अब उन 16 विधायकों को लेकर हो गया है, क्योंकि सरकार यदि बचती है तो वो 16 विधायकों का बड़ा रोल होगा। शुक्रिया अनुराग। हम पहले हम आपके जरिए तो हमने सुना, हम एक बार सुनते हैं कि स्पीकर की जुबानी। दरअसल जो स्पीकर हैं वो उन्होंने कहा क्या अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अनुराग फिर वक्त रहेगा तो आएंगे आपके पास, वक्त तो है ही पर्याप्त, हमारे और आपके पास ही वक्त है, यहाँ राजनेताओं के पास कहां है। सुनवाते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा बार बार? 16 सदस्य कहां हैं? उनको लाने की बात क्यों नहीं होती है?
कौन लोग हैं जो ले गए हैं और कौन लोग हैं जो नहीं आने दे रहे हैं, ये चिंता का विषय मेरा नहीं है, ये समूचे लोकतंत्र का है। क्योंकि मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूं और लोकतंत्र यहां से शुरू होता है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को क्वेश्चन मार्क लगाकर, छुपाकर अन्य जगहों से मेरे ऊपर वार किए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर अक्षुण्ण रहेगा? अब प्रश्न ये पैदा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र का मंदिर, अन्य जगह से वार, क्या लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा? कितने कितने मतलब मैं कहूं परिष्कृत हिंदी के शब्द हैं। हम चलेंगे रजनीश अग्रवाल के पास। लोकतंत्र अक्षुण्ण रखने में आपकी भूमिका थोड़ा संदिग्ध लग रही है। स्पीकर साहब को भी कह रहे कहाँ हैं भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब ने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। डॉक्टर राकेश लाइए, कहाँ है कह रहे हैं? मैं प्रवीण जी थोड़ा समय दे दो सर। अरे आप डॉक्टर राकेश पाठक जी ने जरूर भाजपा पर आरोप लगाए। सिंधिया जी का जिक्र तक नहीं किया। सिंधिया जी ने मैं बोल लूं राकेश जी, सिंधिया जी का जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस से टूटे सिंधिया जी, कांग्रेस के विधायक सिंधिया जी के समर्थक टूटे कांग्रेस से, वो खुलकर आरोप लगा रहे मीडिया के सामने। इनको टेलीप्रॉम्प्टर नजर आ रहा है, लेकिन जो मीडिया से इंटरेक्शन वहां के विधायक रहे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है या जो इस्तीफा दे चुके स्वीकार नहीं हुए वो कर रहे हैं इंटरेक्शन, उनको सुनाई नहीं दे रहा। वहां टेलीप्रॉम्प्टर डॉक्टर राकेश पाठक जी का आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह, क्षमा करेंगे विनम्रता से कह रहा हूं, उनको दिखाई दे, क्योंकि भाजपा पर स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये विधायक ना कांग्रेस से टूटते, छूटते, रूठते तो हम कहां थे? और हम ऐसे भी नहीं कि दूर खड़े होकर ताली बजाएं साहब। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और राजनीतिक धर्म हमारा है, हम विपक्षी दल हैं और निश्चित तौर पर हमने सहयोग भी हम करेंगे और उनका जरूरत पड़ेगी तो सहयोग लेंगे भी। क्या हम ताली बजाने के लिए दूर खड़े होकर? क्या जो आज हम वोट सबसे ज्यादा पाने वाले हैं, हमें कुछ सीटों से पीछे रह गए, हम कहें जनता जाए भाड़ में और इनको जो खेल खेलना खेलते रहो? उनके साथ में लोकतंत्र की दृष्टि से कोई बात नहीं होगी सिंधिया जी के बारे में। उनके समर्थकों जो उन्होंने आज पीड़ा व्यक्त की है आप मीडिया के सामने, वो कोई बात नहीं होगी। जो सवाल आप लोगों ने पूछे उसका जवाब उन्होंने दिया, मैं भी वो देख रहा था लाइव। कोई बातचीत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? क्यों नहीं होगी उनके बारे में बातचीत, उनकी पीड़ा के बारे में बातचीत, ऑपरेशन छिंदवाड़ा के बातचीत और तमाम प्रकार से जिस प्रकार से धुतकारा गया, उनके अपमान किया गया, उनको उल्लेख किया सिंधिया जी का, उसके बारे में डॉक्टर राकेश पाठक जी ने जिक्र तक नहीं किया, बातचीत तक नहीं की और आरोप लगा रहे भाजपा पर। कह रहे हमने यही देखा। इन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर देखा किसी के पास में, लेकिन विधायकों का इंटरेक्शन इस 22 विधायकों का उनके साथ में पूर्व और वर्तमान जो भी अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, नहीं तो उसी में कहें कि रजनीश जी तो कह रहे हैं कि उनके विधायक बता रहे हैं, तो वो मीडिया के सामने हिंदी में, इंग्लिश में और हर एक ने बात कही है। मुझे लगता है कम से कम इस भावना का, इस प्रक्रिया का आदर करना चाहिए। भूपेन गुप्ता जी का रुख करेंगे। भूपेन जी, ये ठीक वैसी ही हालत है कि जब परिवार में दो दंपत्ति, मतलब एक दंपत्ति के बीच आपस में पटती नहीं है, अलग अलग हो जाते हैं पति पत्नी, और उसके बाद कोई एक पक्ष शादी का एल्बम लेके बैठे या उस समय की सीडी लेके बैठे और बोले साहब देखिए कितना प्यार किसी वक्त करती थी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनके पुराने बयान दिखाए, वो अभी कह रहे हैं भाई कि हम ठीक है, हम रहे होंगे आपके साथ, हम नहीं मानते, आपसे प्रेम खत्म, आपसे मोह भंग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ दिखा उनकी बातचीत का। फिर तुम मेरे हो क्यों कहना सर? देखिए, वो जीवन के दर्शन का अंतर है। कुछ लोग जो है जीवन में प्रेम के दृश्य याद करते हैं और कुछ नफरत के। जो नफरत के दृश्य याद करते हैं वो कितना भमक रहे हैं आप देख ही रहे हैं। जिन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है वो मोहब्बत के दृश्य याद करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा के कोटे से अगर मंत्री बने तब भी अपन इतने प्रेम रखेंगे कि तुम मेरे हो? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो व्यक्तियों पर चर्चा नहीं हुई वहाँ पर। अच्छा, व्यक्तियों के संभाषणों पर चर्चा हुई है और वो संभाषण जो है वो इतिहास का हिस्सा है। उससे ना वो मुकर सकते हैं ना हम मुकर सकते हैं और ना भाजपा मुकर सकती है। ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में दाखिल हो रही हैं। ये जो पाप हैं, ये जो कुकर्म हैं, इनमें इतिहास साक्षी भाव से खड़ा हुआ है इनमें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है जहर देकर हत्याएं की जाएं। ये लोकतंत्र में एक ये नया सिस्टम जो इनने लागू किया है, गुड़ खिलाकर मारने वाला, तो ये गुड़ खिलाकर मारने का ये जो नया सिस्टम इनने चालू किया है, इतिहास इसके जो है अभिशाप भोगेगा और देश की जनता और आने वाली नस्लें इसके अभिशाप को झेलेंगी। ये उससे कभी भी मुक्त नहीं होंगे। और ये जो चीज़ है, आना जाना है, सब चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं।
और समय जो है तटस्थता से उसका साक्षी भाव से खड़ा होता है। समय आज इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, समय इन सब चीज़ों का बलिहारी है। जो फैसले जहाँ से भी आते हैं, आप देखें कि बेईमानी की सीमा की चिट्ठियों में कह रहे हैं निर्देश और कह रहे हैं हमने तो सुझाव दिया है। ये भी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की कि हमने निर्देश दिया है। आप ये भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्या चिट्ठी दी है इनने स्पीकर को, ये बता दें। ये कह रहे हैं हमने जो है अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी नहीं दी। तो काय की चिट्ठी दी है ये जनता में जाहिर करो ना, छुपाते क्यों फिर रहे उस चिट्ठी को। जिनमें ये साहस नहीं है, जिनमें ये कहने का साहस नहीं है कि वो जो जिन विधायकों की परेड करवा रहे हैं। हाथ उठा रहे हैं। एक मिनट सर, हमारे एक सहयोगी बहुत देर से हमारे साथ खड़े हैं, जीतन लगातार सुबह से बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। वो शायद सीएम हाउस के बाहर हैं जहां पर विधायक दल की अभी मीटिंग शायद चल रही है और वो ज्यादा अपडेट करेंगे। जीतन बताइए, ताजा अपडेट आपके पास है क्या जीतन? प्रवीण जी, बैठक लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि कुछ विधायक निकलना शुरू हो चुके हैं। अभी हमने बात की यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ से बैठक से रवाना हुए हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन रवाना हुए। साफ तौर पर उन्होंने अभी भी सरकार को बहुमत के आधार पर कहा है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री तरुण भनोट भी यहाँ से निकले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा के पास बहुमत है तो साबित करे और झूठे भ्रम ना फैलाए। इसके अलावा जब जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर सरकार अल्पमत में होती तो राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो पाता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से 16 विधायकों को बंधक बनाया उसे लेकर हमारे यहाँ से चिट्ठी लिखी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट में ही पूरा मामला है और कोर्ट को संज्ञान लेना है। तो कह सकते हैं कि जो बैठक चल रही थी सीएम हाउस में वो खत्म होने वाली है और हो चुकी है। लगभग विधायकों का और मंत्रियों का निकलना शुरू हो चुका है, गाड़ियां निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक भोपाल में ठहरे हैं, कांग्रेस के विधायक, उनका डिनर सीएम हाउस में है। डिनर के बाद सारे विधायक यहाँ से अपनी होटल की तरह रवाना हो जाएंगे। मगर बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। इसके पहले सीएम ने मंत्रियों से चर्चा की। सारे मंत्रियों को कल की कैबिनेट को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। तो कह सकते हैं कि जो विधायक दल की बैठक है उसमें लेकर सारे विधायकों को एकजुट रहने के संदेश दिया गया है। और जिस तरह से निर्दलीय विधायक शेरा और प्रदीप जायसवाल बैठक में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं इन सारे विधायकों को भी कांग्रेस साथ लेकर चलने का संदेश दे रही है। देखिए अरुण, शुक्रिया जीतन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई नया अपडेट होगा तो फिर आएंगे आपके पास। क्या चर्चा हुई सर? कोई नया अपडेट होगा तो आएंगे आपके पास। एक शेर के साथ ब्रेक लेना पड़ेगा हमको जरूर से। कोई आ रहे हैं और जीतन उनकी बाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वही बात होगी। शायद अरुण यादव की तरह चमक रहे हैं वो यहाँ पे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो ये घर में बिखरी हुई चीजें सजाने के लिए चल रही मीटिंग। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं और उसके बाद जो ताबड़तोड़ निर्णय लिए सरकार ने इस बीच, उस पर भी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं कि कल होगा क्या। एक मूवी भी आई थी कल हो ना हो, हम तो कह रहे हैं कल हो और बहुत जल्दी हो, ताकि जो एमपी की जनता, इन दोनों मेहमानों, राजनीतिक मेहमानों के अलावा जो एमपी की जनता परेशान हो रही है उसका तो हल निकले कम से कम। वो भी अब हलाकान हो गई कि साहब इनकी बने, उनकी बने, किसी की भी बने तो बहुत सारी समस्याएं मुंह हुए खड़े हुई हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने भूपेंद्र जी का भी रुख कर लिया, रजनीश जी का भी कर लिया। अब डॉक्टर पाठक का एक बार कहने चाह रहा था। अच्छा बोलिए रजनीश जी, आजादी है आपको। बिल्कुल बोलिए। एक बात तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कही है, निश्चित तौर पर ये मांग करें विधानसभा अध्यक्ष जी सामने उजागर करें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नियम है और उसकी तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। कहीं कतई किसी तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने भी, हमारे मुख्य जो सचेतक हैं दल के, उन्होंने भी, पूर्व मुख्यमंत्री कहा जा रहा है साहब आपके सचेतक प्लस विश्वास सारंग लेके पहुंचे, ये कहा जा रहा है। प्रवीण जी, मैंने कहा आपको और आपके ही चैनल पर आपके ही सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने भी इंकार किया कि बिना मेरी अनुमति के कभी होता नहीं है और मेरे द्वारा या मेरी पार्टी के द्वारा ऐसा हुआ नहीं है। जब पार्टी मना कर रही तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब दिया है, साहब दिया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे हैं दिया है, दिया है और कहीं चिट्ठी कोई में लिखा है राज्यपाल अध्यक्ष ही बता दें। को, राज्यपाल को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो चिट्ठी लिखी है पत्रकारों ने पूछा, बोले उसमें कि लिखा है उन्होंने कि अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष कतई चाह नहीं, रहा इसलिए मैं कह है रहा हूं। और हम उस पर इसीलिए मैं बात कह रहा हूं करेंगे। कि ये गुमराह करने का काम, झूठ बोलने का। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जिस प्रकार से इनकी शैली है वो इनकी पार्टी के भीतर भी है। आज जो बिसाहूलाल जी, राज्यवर्धन जी, दत्तीगांव जी और तमाम प्रकार के दूसरे नेताओं ने जो पीड़ा व्यक्त की, जो किस्सा सुनाए, जो संस्मरण सुनाए, वो बताते हैं कि के काम करने का ढंग कैसा है, इनके सोचने का, विचार करने का अपने ही लोगों के प्रति। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी साहब, अरे ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी। पहली बार मामला आपके ध्यान में आया? इनकी सरकार के दौरान जब विधायक वो थे तब नजर नहीं आया? इस्तीफा देने के पहले नहीं पता था आपको? क्या आपको भी पता था? आपके चैनल में भी ये खबर चली थी। और ये केवल इतना काम नहीं कर रहे, ये हमारे विधायक और उन 22 लोगों के परिवारजनों पर भी दबाव डालने का काम कर रहे हैं। SC एक्ट लगाने, कर्मचारी और अधिकारी जो इस काम में लिप्त हैं वो बचने वाले नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से धमकी है साहब, सुन लीजिए, धमकी है, सुन लीजिए, धमकी सुन लीजिए, धमकी है, खुलेआम धमकी है। जो नाजायज दबाव बनाएंगे, कानून को हाथ में लेंगे, जबरन दबाव बनाने का काम करेंगे। हम किसी भी तौर पर उनको बख्शने वाले नहीं है, कानून किसी भी तौर पर बख्शे नहीं जाओगे। अब सब डॉक्टर राकेश पाठक का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से वो उन तक हम नहीं जा पाए। डॉक्टर पाठक, एक बात अंडरलाइन दोनों तरफ से हो रही है, वो हो रही है कि साहब ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया। कमलनाथ जी ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें मेंशन किया कि साहब हम ये इनकी तरफ से ये मिला है और उस पर हम कराएंगे जरूर से, और ये कह रहे हैं नहीं दिया। उसकी वजह यही है कि फ्लोर टेस्ट में तो एक कुछ घंटे कुछ मिनट में ही सरकार का इधर या उधर हो जाता है कि रुकी के गई और तत्काल पटाक्षेप। नो कॉन्फिडेंस मोशन में सत्र 2-2, 3-3 दिन चल जाते हैं और फिर दोनों तरफ से बयानबाजियां और पब्लिसिटी हो जाती है। वो शहीद के तौर पर सरकार खुद को प्रस्तुत कर पाएगी शायद, क्या यही वजह आपको लगती है? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये सरकार अब इसी कोशिश में है कि उसको शहादत जैसा एक तमगा मिले, ऐसा पोज करना चाहते हैं, और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लाता है तो उस पर लंबी चर्चा होती है, आरोप होते हैं, बाकायदा एक पुलिंदा आरोप पत्र दाखिल करना पड़ता है विपक्ष को कि हमने ये चीज़ों पर हमें भरोसा नहीं, सरकार इसे ये नाकामियां हैं आदि इत्यादि, और फिर सरकार उसका उत्तर देती है, उसके बाद मतदान होता है। एक बात मैं लगातार देख रहा हूँ, शायद हम सब मिस कर रहे हैं, ना विश्वास प्रस्ताव की जरूरत थी ना विश्वास प्रस्ताव की। प्रवीण जी, जब बजट सत्र था, बजट सत्र में अंततः बजट हो जाता, बजट अगर पारित नहीं हो पाता तो सरकार गिर जाती। उसके अलावा इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो सरकार की अब कोशिश ये है कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाए, जिसमें वे अपनी बात कहने का अवसर 2-3 दिन लोगों के सामने, हमारे आपके जरिए प्रदेश की जनता तक अपनी सप्लीमेंट्री। रजनीश जी मैं आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, फिर अचानक पीछे क्यों हट गए? मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। आपने मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर में बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर बहुत सारी बातें कही। प्रवीण जी, मैं 1-8 मिनट आपसे चाहता हूं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए बहुत ही विचलित और पीड़ित दिखाई दिए। इसी बिल्कुल आपके नेता हैं और मध्य प्रदेश के नेता हैं। मुझे ना अंग्रेजों के रजनीश जी, मेरे लिए शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एक नागरिक के तौर पर और पत्रकार के तौर पर मेरे लिए सब नेता हैं प्रदेश के। और मैं तो ग्वालियर से आता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे भूतपूर्व महाराज रहे हैं। मेरा प्रश्न निवेदन आपसे यह था कि आपको लगा कि सिंधिया पर हमने कोई बात नहीं की। इसी स्टूडियो में इन्हीं प्रवीण दुबे जी के साथ पिछले कई अवसरों पर, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, मैं सीधे सवाल कर चुका हूं। आज फिर आपके सामने भूपेंद्र गुप्ता जी से करता हूं कि उनको संभालने सहेजने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इसके साथ साथ मैं ये भी एड ऑन करता हूं कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सम्मान अपमान की बात कर रहे हैं। जब वे अपने पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस में प्रवेश कर रहे थे तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री उस सोफे के पीछे खड़े थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सोफे बगल में बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कैसे हुआ आप जानते हैं। मैं वो फहरिस्त नहीं गिनाऊंगा जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दी। मैं ये गिनाऊंगा कि 4 मार्च को अपने कांग्रेस छोड़ने से 6 दिन पहले वे ट्वीट करके किसानों की ऋण माफी का प्रमाण पत्र अपने ट्विटर पर डाल रहे थे। संक्षेप में अंतिम बात, पत्र की बात कही, खतों किताबत की बात अनुराग ने कही। आज आप भी शायराना मूड में हैं प्रवीण जी।
एक शेर और अर्ज कर दूं, कई बार भूपेंद्र जी हो ने जाते भी हैं सर। चिट्ठियों की बात कही। चिट्ठियां इतनी तेजी से एक दूसरे को लिखी जा रही हैं, अब स्पीकर साहब भी आ गए, अभी तक तो मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच चल रही थी। चाचा गालिब को ही याद करना पड़ेगा, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। दोनों तरफ से इस तरह चिट्ठियां लिखी जा रही हैं कि सबको पता है कि गवर्नर साहब अब मुख्यमंत्री को क्या लिखेंगे और मुख्यमंत्री का क्या जवाब होगा। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता साहब का रुख कर लेते हैं और इस छेपक के साथ कर लेता हूं। अमूमन मैं थोड़ा हल्के शब्दों के प्रयोग से बचता हूं, लेकिन एक बार अभी परसों या कल ही हमारे साथ इसी प्रोग्राम में थे, तब बकरा बड़ा एक कॉमन फैक्टर निकल के आया, इसलिए बकरे की भाषा में कर लेता हूं। भूपेंद्र जी, आपको लग रहा है कि ये झटके के बजाय हलाल की तरफ फोकस कर रही है बीजेपी सरकार गिराने के लिए? देखिए, इनका प्रयास तो था झटके का, हाँ, लेकिन ये फेल हो गए, गंडासा हाथ से गिर गया। अब गिर गया तो अब ये हलाल की जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। अभी भी जो है, मैंने आपसे कहा, जो अंग्रेजी का एक शब्द कहा था कि वी आर फाइटिंग टूथ एंड नेल। अब जो है दांतों से लड़ाई हो रही है, सब दुकानें ख़त्म हैं, इनके पास भी दांत ही बचे हैं और हमारे पास भी दांत ही बचे हैं, नाखून हाँ, खत्म है मतलब। ठीक है ना, तो वो लड़ाई चल रही है और इसमें विजयी हम होंगे, क्योंकि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो सवाल इनने उठाए, शांति से उन्हें कहना चाहता हूँ ताकि जनता उन्हें सुने, मुझे चीखने चिल्लाने का शौक़ भी नहीं। कि पहला सवाल ये कि गवर्नर साहब अगर मुतमईन थे कि हमारी सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है, तो वो अभिभाषण पढ़ने के लिए राजी क्यों हुए? उन्हें जो है रद्द कर देना चाहिए था बजट। ये बात सबसे पहले न्यूज 18 उठाई थी साहब, ये मैं दावे से बोलता हूं। ये जो उनका जो उनकी जो एक, जिसको इसे वो त्रुटि नहीं कह सकते, क्योंकि उनको जो है नज़ीर मान के सब काम होते हैं, उनका शासन है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 तारीख को सेशन कन्वीन हुआ, 18 तारीख को बजट पेश होना था। 16 तारीख और 18 तारीख के बीच में केवल जो है 48 घंटे का समय है। अगर आप बहुमत में हैं, अगर आप महान हैं, अगर आपने दुनिया फतेह कर ली है, सिकंदर आप हो चुके हैं, तो क्या आपके पास 2 घंटे का सब्र नहीं है? 48 घंटे का आप हमारी सरकार को वोट आउट करते और सत्ता पर बैठ जाते, हम त्याग पत्र दे देते। मगर आप तो हर मिनट सत्ता को नोचना चाहते हैं, हर मिनट उसको लूटने के लिए उतावले हैं। इस अधीरता का कोई इस अधीरता का प्रश्न जो है ये जनता के सामने से आ रहा है। और सुनिए, आपको विसंगति इसमें यह है कि इनकी सारी कसरतों के बावजूद भी दुकान 18 से आगे निकल जाएगी। तो आपने ये जो कसरत की, लूटने खसोटने, संविधान को सत्यानाश करने की, ये क्यों की? सीधे आप बजट को हमारे गिरा देते, सत्ता पे बैठ जाते अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुमत है तो। एक सेकंड, बिल्कुल सबने शेर पढ़े, एक मुझे मौका दे। एक सेकंड छोटा, एक शेर तो बड़ा ही पढ़िए आप तो आराम से। एक शेर हमें पढ़ने दो। पढ़िए सर। धुआं धुआं सी मशालों को जलाने के लिए राख के ढेर से चिंगारी उकेरी जाए, सारे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए, मगर बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए, बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। हमारी लड़ाई ये है, हम जो है सत्ता के लिए अभी नहीं लड़ रहे हैं, हम जो है चलिए सर, अब अफसर आप सप्लीमेंट्री आज ये क्या कि मुशायरे की सी एकता दिख रही होगी आपको। यहाँ जो एकता है वो मुशायरे की शक्ल में स्टूडियो में दिख रही होगी, जो बाहर की एकता है वो तो बहुत ही दुर्लभ है और अदृश्य है वो एकता। खैर भूपेंद्र जी, ये आपने कहा सब्र, आपने कहा अधीरता, आपने ये तमाम ये आपके ऊपर चस्पा कर रहे हैं सर। ये जब तय है कि राज्यपाल जी ने चिट्ठी लिख दी और आपको अल्पमत कह दिया, हम तो संवैधानिक प्रमुख की बात को बिल्कुल सही मानते हैं, मध्य प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत में है वो। उसके बाद दनादन नियुक्तियां की जा रहा है सर, निगम मंडल भरे दे रहे, माफ कीजिए निगम मंडल तो नहीं, आयोग भर दिए, सीएस बदल दिए। ये कह रहे हैं कि इतनी फिर अधीरता आप में क्यों है? सब्र कर लेते, कल के डिसीजन आने की बात कर देते सर। देखिए सर, सरकार जो है प्रचलन में है। इस सरकार का जो अभिभाषण है, जो कि आने वाले 1.5 साल तक के लिए रहता है, उसका वाचन माननीय महामहिम साहब ने किया है और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ये काम करेगी। जब उन्होंने ये स्वीकार किया, अगर मैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए वो इस बात से आश्वस्त थे अखबारी खबरों के आधार पर कि हम बहुमत में नहीं हैं, तो उन्हें अभिभाषण की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए थी, जैसा कि भाजपा कह रही थी। ये तो कह रहे थे इन्हें अभिभाषण मत पढ़ने दो, लेकिन उन्होंने पढ़ने दिया। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार बहुमत में है और सरकार प्रचलन में है।
दूसरी चीज आपको मैं बताता हूँ, कानूनी पक्ष है। अभी इनके जो है बयान दिया था श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो इस पूरी फिल्म के हीरो हैं। उन्होंने बयान दिया था कि हमने जो है चिट्ठी जो दी है वो नहीं है, क्या प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा अलग होती है। अब हम पूछ रहे हैं कि फिर आपने चिट्ठी क्या दी? भले आपकी भाषा अलग है, चलो वो समझ गए, उस चिट्ठी का भी तो खुलासा करो कि आपने चिट्ठी दी क्या, उसको क्यों छुपा रहे हैं? भाई आज इन दिनों खतों के ताबत के दौर बहुत चल रहे हैं एमपी उस में। चिट्ठी का खुलासा नहीं कर रहे हैं, ये खत जाने उस चिट्ठी को छुपाना चाहते हैं। कहाँ भेजी थी रजनीश अग्रवाल साहब ने वो चिट्ठियां? राज्यपाल तक तो लिखने तक के तो ठीक है, आप भी लिख रहे हो चिट्ठियां, पहली बात ये कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मीडिया को गुमराह किया। उस चिट्ठी का खुलासा करो कि ये चिट्ठी है साहब। नहीं टोका बिल्कुल नहीं टोका, में जवाब देने दीजिए। बिल्कुल झूठ बोला, गुमराह किया, कोई अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। नंबर 2, वो चिट्ठी क्या थी सर? मैं बोल तो रहा हूं। नंबर 2, चिट्ठी ली नहीं है, दी है, और दी एक व्यवस्था के तहत विधानसभा अध्यक्ष जी को है, और विधानसभा अध्यक्ष जी के पास चिट्ठी है। विधानसभा अध्यक्ष जी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, वर्तमान में निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से आप उन्हें देखते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आपका संवाद होगा ही, जिस प्रकार से वो कानून व्यवस्था का जिक्र महामहिम राज्यपाल से कर रहे हैं, विधायकों की सुरक्षा को लेकर, ये मुख्यमंत्री जी से नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अगवा बंधक के शब्द बोले हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने। ये तो कह रहे हैं लापता, जिनका पता है, जिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के एक राज्य में ही हुई है, मीडिया के सामने लोग पहुंचे हैं, तो उनको लापता कह रहे हैं। तो ये मजाक कौन कर रहा है? सब देख रहा है। अधीरता कौन कर रहा है? रात में चार्जवार ग्रहण करने पर अचानक आयोग, जो संवैधानिक महत्व के स्थान है, उन पर अचानक नियुक्तियां कौन कर रहा है? सब देख रहा है। अधीरता का ज्ञान हमें दे रहे हो, अधीरता का ज्ञान हमें दे रहे हो, और जनता को जवाब तो आपको देना होगा। जवाब बार-बार देना होगा। इस प्रोग्राम में बैठना है तो जवाब तो देना होगा। राहुल गांधी जी के बारे में सवाल खड़े किए उन विधायकों ने, इनके कमलनाथ जी के बारे में सवाल खड़े किए, इनकी कार्य पद्धति शासन की जो है उसके बारे में सवाल खड़े किए, उसके बारे में कहीं कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और एक कह रहे हमें तो बहुत प्रेम है, वो प्रेम सिंधिया जी के पूरे माहौल से लेकर अब तक उन 22 लोगों के बारे में टपक रहा है, बह रहा है इनके लोगों के द्वारा, बड़ा प्रेम है। क्या क्या शब्द इस्तेमाल उन लोगों के लिए नहीं किए, उनके परिवार के साथ में किस प्रकार का काम करने की कोशिश कर रहा हो, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कहा था। आप कह रहे हो को ये खुली धमकी या चुनौती दे रहे हैं। हाँ, किसी पर SC/ST एक्ट लगाने की आप चुनौती देते हो, कहीं किसी को दूसरे प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश करते हो, किसी के मकान, किसी का प्रतिष्ठान, किसी का धंधा, किसी का पानी, किसी का परिवार, किसी का भाई, इस प्रकार का खेल खेल रहे हो। हमसे कह रहे हैं सज्जनता, लोकतंत्र, मानवीयता, धीरता, ये शब्द बेकार के साबित हो। डॉक्टर पाठक का रुख करेंगे सर। डॉक्टर पाठक बहुत देर से मौन है। कोरोना से सत्र में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं हो सकती हैं। सैकड़ों की तादाद में 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। कोरोना का भय नहीं है, पर विधायक 200 बैठ जाएंगे, 200 सवा 200, तो कोरोना का भय। वाह 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 वाह, जोरदार। डॉक्टर पाठक, क्या गवर्नमेंट भी ये मान के चल रही है कि आप शायद गिनती के घंटे हिंसा है? देखिए, शब्दों में भी इतनी हिंसा है, इतने हिंसक शब्दों का प्रयोग, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्य। एक एक्शन में ऐसे टपक रहा है। एक शब्द का छिद्रान्वेषण करूंगा तो माफ कीजिए, पूरी बहस का वक्त चला जाएगा। डॉक्टर पाठक, क्या गवर्नमेंट भी ये मान चुकी है कि अब कुछ घंटे शेष हैं, इसलिए जितना भी काम पेंडिंग है वो निपटा लिया जाए? डॉक्टर पाठक, देखिए, अभी की जो स्थितियां हैं, ख़ासतौर से आज बेंगलुरु से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विधायकों की, उसके बाद मामला खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका है भूपेंद्र जी के लिए और कमलनाथ जी के लिए। ये जो नियुक्तियां अब हो रही हैं, जैसे हम लोग दोपहर में रेवड़ियां बांटना कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस सरकार को 13, 14 महीने, 15 महीने तक इसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अकेले उन 26 लोगों के लिए नहीं बनी थी। वो जो सत्ता का कड़ाह जिसमें हलवा बन रहा था, उसमें से सबको अपने अपने हिस्से का हलवा चाहिए था। ठीक बात है। तो जो अब नियुक्तियां हो रही हैं, ये नियुक्तियां आप भी जानते हैं प्रवीण जी, आयोगों की नियुक्तियां हैं, ये सब क्वासी जुडिशियल पद हैं।
अर्ध न्यायिक पद हैं, संवैधानिक पद हैं, सत्ता परिवर्तन के साथ इनको हटाया नहीं जा सकेगा। जैसे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियाज मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी के समय बने थे, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकी कांग्रेस सरकार, कमलनाथ की सरकार, सदस्य भी नहीं हटाए जा सके। नहीं, वो एक संवैधानिक प्रावधान है, मैं वही उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। अब जो नियुक्तियां हो रही हैं वो खास तौर से ऐसे पदों पर हो रही हैं कि अगर सचमुच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी तरह के फ्लोर टेस्ट, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के बाद अगर सरकार नहीं रहती तो ये जो 5-10 लोग पदस्थ हुए जा रहे हैं, ये तो कम से कम 2 साल 3 साल, जिसका जैसा कार्यकाल हो, जैसे युवा आयोग का 2 साल है, बाकी सारे आयोगों के 3 साल कार्यकाल है, कैबिनेट मंत्री के दर्जे हैं। क्या ये सारे पद, इन पदों के अलावा प्रवीण जी कम से कम 2000 पद ऐसे हैं जिनमें शासन की ओर से नियुक्तियां होनी थी, निगम मंडल। मैं बहुत छोटा उदाहरण देता हूं, जेल संदर्शक का पद है, मुझे नहीं पता भूपेंद्र गुप्ता जी, अगम जी को याद भी है कि नहीं, या माननीय मुख्यमंत्री जी को भी याद है कि नहीं, कि हर जिले में जहां जहां जेलें हैं वहां जेल संदर्शक के पद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को याद होगा, बहुत सारे कांग्रेसी नियुक्त होते हैं उस पद पर। मुझे याद है जब कांग्रेस जिसकी तो सरकार होती है, कांग्रेस सरकार भाजपा की होती, भाजपा ही होती है, वरिष्ठ पार्षद के जो एल्डरमैन जिसे कहते हैं, वे पद थे। अब तो नगरीय निकाय भंग हो चुके हैं। इतने सारे 2000 पद में कम बता रहा हूं, इससे अधिक पद थे। अगर ये सत्ता के कड़ाह में से थोड़ा थोड़ा हलवा सबको मिल गया, भूपेन जी हलवा पूरा अपने पास रख लिया, कुछ लोगों ने, हमारे भूपेन जी को भी हलवा ज्यादा नहीं मिला, तो भूपेन जी नहीं मिला, वही मैं कह रहा हूं। तो भूपेन जी जो हलवा पूरा उधर रख लिया, आज इस हलवे को शब्द में ढालता हूं मैं। आज जितनी भी मैंने भी बहुत बारीकी सुना, जाहिर सी बात है आपने भी बारीकी सुने होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम लोग बोल रहे हैं, बिसाऊ लाल कह रहे हैं मैं इतने साल का एमएलए, मैं इनकी सेठी की सरकार में था, मैं ऐसा था, सरकार में नहीं था मतलब मैंने उनके लिए प्रचार करता था, ऐसा था वैसा था, मैं सबसे मोस्ट एलिजिबल व्यक्ति हूं मंत्री बनाए जाने को लेके। ये आपके दत्ती गांव साहब ने भी कहा मैं मोस्ट एलिजिबल व्यक्ति था। एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि मुझे बनना ही था, हम क्षेत्र में क्या मुंह दिखाएंगे। इस असंतोष को आप सूंघ नहीं पाए सर, सिंधिया जी के भी असंतोष को सूंघ नहीं पाए। दम से यहां सरकार चला रहे होते, शायद 5 साल और चलती। साहब 5 साल सरकार चलनी थी और 5 साल सरकार चलेगी, परिस्थितियां अगर अनुकूल रहेंगी तो। एक भी दूसरी चीज़ ये बात बिल्कुल सही है कि योग्य व्यक्ति के समकक्ष अगर जो है किसी अयोग्य व्यक्ति को पुरस्कार मिल जाता है तो योग्य व्यक्ति को उससे ज़्यादा पीड़ा किसी चीज़ से नहीं होती है। कई बार परिस्थितियां इसमें ऐसी होती हैं कि बहुत जगह पर आपको जो है कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और आज उनकी बातें भी की जा सकती हैं, उन पर चर्चाएं हो सकती हैं, डिबेट हो सकती हैं, लोगों के मतांतर होते हैं, लेकिन जो सरकारें चलती हैं जो पर्याप्त बहुमत के आसपास होती हैं, जो वो इन ऐसे कई दबाव से गुजरती हैं, और उन दबावों को हमारी सरकार ने भी झेला, तभी तो ये परिस्थिति पैदा हुई। अगर हमारे 122 एब्सोल्यूट होते तो ये क्या करते। लेकिन जब हमें समर्थन जुटाना पड़ा तो उस जुटाने के अपने जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस प्रेशर से गुजरते थे तो वो इसको गठबंधन धर्म कहते थे। हमारा चूंकि गठबंधन नहीं हुआ है, हम इसको समर्थन धर्म कहेंगे, और समर्थन धर्म से हम गुजर रहे हैं। अब इस पीड़ा का जो भी आप नाम दे दें, जिस तरीके से भी इसका नाम हो जाए या बदनाम हो जाए, इसको कहा जा सकता है। रजनीश अग्रवाल जी इतनी ईमानदार और मासूम स्वीकारोक्ति है भूपेन जी की, तो कम से कम उससे स्वीकारिए तो। शब्द मानिए गठबंधन धर्म, ये विधायक तो सारे के सारे उन्होंने आपकी पार्टी को उल्लेख किया था आपने, प्रवीण जी ने, पर गठबंधन धर्म यानी विदिंदा पार्टी भी गठबंधन था क्या? और अगर विदिंदा पार्टी जो समर्थन देने वाले 3 अलग-अलग नेताओं गठबंधन धर्म था ना, नहीं थे, मंत्री बनने वाले भी नहीं थे, उन्होंने तो बात ही नहीं, ये तो इनके अंदर की बात हुई। और वो तो कह रहे हैं कि हम राहुल जी से, उन्होंने जो मीडिया से कहा वही मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी की 3रे नंबर पर थे हम सूची में। पहले राज्यवर्धन दत्तीगांव जी ने भी कहा कि भाई मेरे को कमलनाथ जी मेरे क्षेत्र की जनता के सामने कह के आए थे कि वचन है मेरा, कमलनाथ का वादा है, और हमने इस्तीफा 1 साल पहले दे दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्यवर्धन जी दत्तीगांव जी कह रहे हैं।
वो सारे के सारे मीडिया के सामने कह रहे हैं, जिनको कह रहे थे राकेश जी के प्रॉम्प्टर लगा के बात कर रहे हैं, वो मीडिया से इंटरेक्शन ही बंटू बन की है, सबने अलग नहीं, प्रॉम्प्टर वीडियो के लिए कह रहा है भाई, इसीलिए पुराना वीडियो आज तो इमरती देवी ने भी प्रॉम्प्टर लगाए, हम दावे से कह सकते हैं, बहुत दम से कहती रही कुएं में कूद जाऊंगी। पत्रकारों को जिनसे बात करना थी उनसे सबने बात की है, और ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके काम करने का ढंग, इनके सोचने का ढंग, अपनी पार्टी को चलाने का ढंग, जिस प्रकार से लोकतंत्र की बात करते हैं, अपने पार्टी को लोकतंत्र के ढंग से चला लेते तो मुझे लगता है क्या पार्टी बनी रहती, चलती रहती। ये दोष अपने, कर्म अपने, और कहते हैं हमें भाजपा भाजपा भाजपा। अरे अपने नेतृत्व को ठीक करो, कार्य पद्धति को ठीक करो, अपने विचार को ठीक करो, जनता में स्वीकारता स्वाभाविक मिलती है। और आप दूसरों को दोष देकर अपने पाप छुपाओगे। अब कुछ तथ्यों पे बात करेंगे, अब कुछ तथ्यों पे बात करेंगे, दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी क्योंकि और उनकी ज्यादा होगी जो सियासत में रुचि रखते हैं। हम डॉक्टर पाठक का रुख करते हैं। डॉक्टर पाठक, कर्नाटक वाले मसले के वक्त हमने देखा कि ऐसे ही मिसिंग थे एमएलए, कोर्ट ने नहीं एंटरटेन किया, इन्होंने लगाई है एक एप्लीकेशन यही कि साहब हमारे मिसिंग एमएलए पहले लाए जाएं। और मुझे मेरी शायद आपको भी ये उम्मीद होगी कि ये सब इंटरव्यू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए डॉक्यूमेंटल प्रूफ बनाने के लिए हुए, जो कोर्ट के सामने सबमिट किए जाएंगे, साहब बंधक वंधक नहीं है, ये देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो ब्रेकअप हुआ है इन लोगों का। तो आपको लगता है कि एंटरटेन करेगा कोर्ट इन मिसिंग वाले मसले को, या फिर कर्नाटक जो है हम यथावत देख सकते हैं कर्नाटक वाले मसले को? देखिए, अगर मुझे स्मरण ठीक है तो कर्नाटक वाले मसले में जो मिसिंग विधायक थे उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया था, जहां तक मुझे स्मरण है। आज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे जो 16 विधायक हैं उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब वे तो आ नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट में कल अपीयर होगा, पर उनकी तरफ से कोई वकील भारतीय जनता पार्टी के लोग या वे लोग अपना करके खड़ा कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर है कर्नाटक और मध्य प्रदेश के न्यायिक जो अभी कवायद चल रही है उसमें। सरकार को भी, मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने और स्पीकर को भी किया है। आज इसलिए नहीं गए कि उनका तर्क यह था कि हमें तो पता ही नहीं था, बीजेपी ने रिट लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए हैं। अब पूरा मामला संविधान के उन प्रावधानों, उन अनुच्छेदों पर निर्भर करेगा जो राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को अलग अलग करते हैं। पहले के जो प्रकरण है अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर वर्सेस नवाम वाला जो मामला था, उसमें बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल, विधानसभा का या स्पीकर का। ठीक है सर, बहुत संक्षेप, बिल्कुल बहुत जल्दी डॉक्टर पाठक बहुत जल्दी खत्म करिए बात, बिल्कुल वक्त हमारे। तो मेरा कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये हम और आप अभी नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान से बना हुआ है, उसके जो प्रावधान है अनुच्छेद, जाहिर सी बात है यही सब नियम और उसके आधार पर ये जो प्रावधान है उनको अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, अगर सियासी दल तो इसी तरह का मार्जिन तलाशते हैं। अब सबकी निगाहें कल हैं, कोर्ट क्या तय करता है। हो सकता है कि कल फ्लो टेस्ट के लिए कोर्ट ऑर्डर करे, कुछ घंटे का वक्त दे, होगा क्या ये कल पता चलेगा। लेकिन जैसे पूरे प्रदेश की जनता चाह रही है, जितनी आतुर बीजेपी है, जितनी आतुर कांग्रेस है, उतने ही आतुर हम सब लोग हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ये लग रहा है कि दोनों खुद को बचाने या एक खुद को गिराने में लगा और जनता जो है वो कहीं हाशिए पर खड़े होकर देख रही। लिहाजा सरकार बननी बहुत जरूरी है, चाहे जिस दल की बने। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर बैठेंगे, क्योंकि यह मुद्दा कल भी गरमाया रहेगा और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।